नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम पर्यावरण का गोल्डन पेपर 9 हल करने वाले हैं, जिसमें आपको पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो भी पूरे सिलेबस से। ठीक है, तो पूरे सिलेबस का मूल्यांकन आपका इस टेस्ट के माध्यम से हो जाएगा। लेवल बहुत ही शानदार रहने वाला है, मतलब अच्छा लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। देखो, जो तैयारी कर रहा है वो 25 प्लस प्रश्न आराम से कर देंगे, लेकिन तैयारी नहीं करने वालों के 20 प्रश्न के आसपास रहने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन अगर हैं तो भाई तैयारी कम है आपकी। देखो, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एकल परिवार का गुण है? पहला है वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल, दूसरा है बच्चों का दूसरों पर आश्रित होना, तीसरा है बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, और चौथा है बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव। तो साथियों, एकल परिवार का मतलब होता है वह परिवार जिसमें माता पिता और उनकी संतान रहती है, वो परिवार क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। तो अब देखिएगा, जहाँ वृद्ध और बच्चों की देखभाल हो तो संयुक्त का गुण है, बच्चों का दूसरों पर आश्रित होना संयुक्त का गुण है, लेकिन बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास ये एकल परिवार का गुण है। साथियों, परिवार के सदस्यों के प्रति जो लगाव है वो भी संयुक्त परिवार का ही गुण है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को, 22 अप्रैल को, 12 जून को और 5 जून को। तो बताओ, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन या फिर किस डेट को मनाया जाता है? राइट आंसर है साथियों, 12 जून को यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नशे के दुष्परिणाम के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है सोचने समझने की क्षमता का कम होना, आर्थिक हानि व सड़क दुर्घटना, नशाखोरी से व्यक्ति समाज के खिलाफ कार्य करने लग जाता है जो सही होते हैं, और घरेलू व सामाजिक झगड़े व स्वास्थ्य को हानि। तो देखो, नशाखोरी, देखो जो एक व्यक्ति नशा करता है उसको लत लग जाती है, उसके बाद में जो दुष्परिणाम निकल के आते हैं उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? तो साथियों, पहला विकल्प क्या है? सोचने समझने की क्षमता का कम होना। सही बात है, ये दुष्परिणाम है, व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है लगातार नशा करने से। दूसरा है आर्थिक हानि भी इसको उठानी पड़ती है, सड़क दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है, ये भी सही है। चौथा विकल्प जो है, घरेलू और सामाजिक झगड़े भी इससे होते हैं और स्वास्थ्य को भी हानि होती है। लेकिन नशाखोरी से व्यक्ति समाज के खिलाफ कार्य करने लग जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, किंतु यहाँ लास्ट में लिखा है जो सही होते हैं। तो सही थोड़ी होते हैं साथियों, भाई समाज के खिलाफ कार्य कर रहे हैं तो वो कोई सही थोड़ी है। इसलिए आपके तीसरा जो विकल्प है यही आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों, इनमें से असत्य कथन है। ठीक है, रेशम व नायलॉन के वस्त्र वर्षा ऋतु, ऊनी व रेशमी वस्त्र शीत ऋतु, सूती व हल्के रंग के वस्त्र ग्रीष्म ऋतु, और इनमें से सभी बेमेल है। तो देखो, एक एक प्रश्न आपके सिलेबस को आगे रख कर के बनाया हुआ है साथियों। देखिएगा, मैं हर पेपर ऐसे ही बनाता हूँ, पर्यावरण का एक भी पेपर विदाउट सिलेबस आउट ऑफ नहीं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर रेशम और नायलॉन के जो वस्त्र है ये वर्षा ऋतु के लिए उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में बार बार बारिश गिरती है, कई बार भीग जाते हैं। तो साथियों, रेशम और नायलॉन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, ऊनी व रेशमी वस्त्र शीत ऋतु के लिए होते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्र से हमारे शरीर में जो गर्मी है वो बनी रहती है। तीसरा है सूती व हल्के रंग के वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में पहनने चाहिए, ताकि ग्रीष्म मतलब गर्मी में, ये भी सही है, मतलब ये तीनों ही सही है। तो चौथा क्या कह रहा है? इनमें से सभी बेमेल है। तो सभी बेमेल नहीं है साथियों, ये गलत कथन है, इसलिए आपके चौथा विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न, केनल का संबंध है सूरों के आवाज़ से, घोड़ों के आवाज़ से, कुत्तों के आवाज़ से और कंगारुओं के आवाज़ से। तो साथियों, कंगारू के आवाज़ को केनल नहीं कहा जाता है, घोड़ों के आवाज़ को अस्तबल कहते हैं, सूरों के आवाज़ को, थोड़ा ध्यान से उतर गया, एक दिन मैंने क्वेश्चन भी कराया था वो मतलब अर्धचेतन मन में चला गया, वो याद तो है बिल्कुल,
सामने आते ही पता है अच्छे से, लेकिन वो यूँ कहते हैं ना अर्धचेतन मन, याद तो है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रही है वो चीज़। तो साथियों केनल का मतलब होता है कुत्तों का आवास। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से असंबद्ध है, ठीक है, ये जो रेशम उद्योग, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, मछली पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर, झींगा पालन। तो एक चीज़ और, ये विभिन्न प्रकार के ये जो कल्चर है साथियों, 100% इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सारे याद होना चाहिए आपको किसी भी कंडीशन में। लास्ट टाइम चल रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, असंबद्ध की बात करें तो रेशम उद्योग का संबंध सेरीकल्चर से ही होता है, पीसी कल्चर मछली पालन ही है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन ही है, लेकिन यहाँ जो सिल्वी कल्चर दे रखा है ये झींगा पालन से इसका अर्थ नहीं लिया जाता है साथियों, क्योंकि सिल्वी कल्चर का मतलब किससे लिया जाता है, वनों के संवर्धन से, वनों के संवर्धन या विकास से लिया जाता है इसका अर्थ। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है, चौथा विकल्प, ये क्या है साथियों, आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 6 में चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां प्रश्न ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 को, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान में कांच बनाने में धौलपुर के 2 कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1890 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। और वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, सरकारी और सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो असत्य कथन की बात करें साथियों, देखो, कांच बनाने के धौलपुर में 2 कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वर्तमान में, सही है। सर्वप्रथम 1915 में ही लाखेरी जो कहाँ पड़ती है, बूंदी में, सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये भी सही है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र तीनों में कार्य करती है। लेकिन थर्ड विकल्प जो कह रहा है आपके यहाँ कि भाई राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में, बिल्कुल सही बात, 1890 में नहीं, 1889, ठीक है, 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी साथियों। तो ये गलत हो गया, तीसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 8 है आपके, राजस्थान राज्य में सहकारिता कार्य के आरंभ होने का वर्ष है 1904, 1912, 1915 और 1924। तो सहकारिता कब आरंभ हुई राजस्थान में, राजस्थान की बात करें तो सहकारिता का आरंभ कब किया गया था, सन 1904 में। विकल्प आपका एक सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। 1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1965 को, 1 अक्टूबर 1966 को और 10 मार्च 1967 को। तो हम जो राजस्थान की बसें हैं वहाँ पर इस शब्द को, मतलब इस वाक्य को कई बार पढ़ रखा होगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर, ठीक है, जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1 अक्टूबर 1964 को। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10, राज्यपाल को गोपनीयता की, एक सेकंड रुकना यार थोड़ा सा, ये देखिएगा, राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों गोपनीयता की बात की जा रही है यहाँ पर, गोपनीयता की जो शपथ दिलवाता है वो होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से असत्य कथन है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो साथियों इसमें से असत्य कथन की बात करें तो राष्ट्र के प्रतीक जो है उस टॉपिक में से प्रश्न लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी ही है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न ही है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ था, तो क्या आज़ादी के दिन ही राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे, संविधान सभा क्या उसी दिन बन गई थी, नहीं बनी थी, इसलिए यहाँ पर ये विकल्प है ये गलत है साथियों। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा की बात की जा रही है, उसने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नहीं अपनाया था,
ये आंसर गलत है यहाँ। तो विकल्प 1 जो है ये असत्य कथन है, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। राजस्थान में हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ शुक्ल तृतीया को और आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। तो साथियों हरियाली तीज कब मनाई जाती है? ये फिक्स से श्रावण के महीने में मनाई जाती है। तो आषाढ़ वाले विकल्प तो दोनों ही क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अब श्रावण शुक्ल तृतीया को या फिर कृष्ण तृतीया को, भाई तीज है तो तृतीया को मनाई जाएगी, लेकिन कृष्ण तृतीया को नहीं, बल्कि श्रावण शुक्ल तृतीया को ये तीज मनाई जाती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 12वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। तो 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। हल्दी का साग मुख्यतः प्रचलित है। राजस्थान का खान पान टॉपिक से कई दिनों बाद प्रश्न लाया हूँ साथियों। हल्दी का साग नाम तो सुना ही होगा। पूर्वी राजस्थान में यह मुख्यतः प्रचलित है, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, उत्तरी राजस्थान में प्रचलित है या दक्षिणी राजस्थान में प्रचलित है। तो साथियों बात करें हल्दी के साग की, हल्दी के साग यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो उस क्षेत्र का नाम है पश्चिमी राजस्थान में। जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं जैसे जैसलमेर ज़िला है पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर ज़िला है, जोधपुर ज़िला है, बीकानेर ज़िला है। तो साथियों वहाँ पर विशेष तौर पे हल्दी का साग प्रसिद्ध माना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान की गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है ऐसा लिखा था। अजमेर को, बीकानेर को, जैसलमेर को और जयपुर को। तो गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? राजस्थान की गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है साथियों। गोल्डन सिटी का मतलब होता है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी क्या है राजस्थान की? जैसलमेर है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा 14वें क्वेश्चन में। क्लियर है सभी के? तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है, कौन है वो? वीर बिग्गा जी है, भूरिया बाबा है, आलम जी है और बाबा मामा देव जी है। तो साथियों लोक देवता का टॉपिक आपके नया जोड़ा है सिलेबस में। देखिएगा एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति नहीं होती है बल्कि काष्ठ मतलब लकड़ी का एकमात्र तोरण ही उनका चिन्ह होता है साथियों। तो उस लोक देवता का नाम क्या है? बाबा मामा देव जी। विकल्प नंबर आपका जो 4 है यही आपका सही आंसर रहेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है। निम्न सड़क संकेत का अर्थ है। तो भाई ये सड़क संकेत दिया हुआ है, इसका अर्थ आपको बताना है। रास्ता रोकिए, रास्ता दीजिए, रुकिए और आगे बढ़ते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मित्रों। तो ये जो सड़क संकेत दिया हुआ है, इस सड़क संकेत का मतलब होता है रुकिए, आगे बढ़ते रहिए, रास्ता रोकिए, ये नहीं बल्कि रास्ता दीजिए निकलने के लिए, ठीक है। ये सड़क संकेत यही प्रदर्शित करता है। दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन है। एक सर्वग्राही व्यक्ति का रक्त समूह होता है। समूह ए, समूह बी, समूह ए बी और समूह ओ। तो साथियों एक होता है सर्वदाता जो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, वो तो होता है समूह ओ। और एक होता है सर्वग्राही जो किसी से भी अपना रक्त ले सकता है, उसको हम कहते हैं समूह ए बी। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है समूह ए बी, ये सर्वग्राही व्यक्ति होता है रक्त में। तो मतलब ये किसी का भी रक्त ले सकता है, किसी भी ग्रुप का। ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है और ए बी का भी ले सकता है। तो थर्ड विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वें क्वेश्चन को देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है। हाल ही में खोजे गए वायरस का प्रकार कौन सा है जो कि वैश्विक महामारी के रूप में सामने आई है एवं इससे शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? कोरोना और मस्तिष्क, इबोला और फेफड़े, कोरोना और फेफड़े और कोरोना और किडनी। तो पहली चीज़ तो है, ये तो सभी को पता है कि हाल ही में खोजा गया एक वायरस जो वैश्विक महामारी के रूप में सामने आया है, तो वो कोरोना है, इबोला नहीं, ठीक है। वैश्विक महामारी क्या है? कोरोना है। कोई भी देश इससे अछूता निरायु मान लो आप। तो देखो कोरोना सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को करता है साथियों। तो थर्ड विकल्प जो है यही आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। हालांकि ये मस्तिष्क, किडनी इनको भी करता है, लेकिन सर्वाधिक तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर।
तो 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संचरणीय रोग में नहीं आता है? काली खांसी, क्षय रोग, गोनोरिया और मधुमेह है। तो देखो, संचरणीय रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो कि फैलते हैं, तो उनमें क्या नहीं आएगा? तो साथियों, काली खांसी संचरणीय रोग है, क्षय रोग संचरणीय रोग है, गोनोरिया संचरणीय रोग है, लेकिन मधुमेह असंचरणीय रोग है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 4 जो है ये संचरणीय रोग में नहीं आता है, बल्कि ये किस में आता है? असंचरणीय रोगों में ये आता है, संचरणीय रोगों में ये आता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन से प्रकार के ऊतक शरीर में रक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं? तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और पेशी ऊतक। तो देखो, रक्षात्मक आवरण के कार्य की बात करें भाई, ऊतक के कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो तंत्रिका ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है और पेशी ऊतक होता है। तो साथियों, ये जो पेशी ऊतक है ये किस में काम आता है? मांसपेशियों से संबंधित है। तंत्रिका ऊतक है ये हमारे तंत्रिका से संबंधित है, लेकिन रक्षात्मक आवरण का कार्य यहाँ पर उपकला ऊतक के द्वारा किया जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह हासिल करने वाली महिला है? निवेदिता चौधरी, सुदीप्ता सेनगुप्ता, सुषमा बिस्सा और मालावत पूर्णा। तो मालावत पूर्णा तो राजस्थान की ही नहीं है भाई, इन्होंने तो सबसे कम आयु में जो है वो माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। साथियों देखो, झुंझुनू की रहने वाली है निवेदिता चौधरी, जिसने माउंट एवरेस्ट पर राजस्थान से सबसे पहले फतह हासिल करने वाली महिला बनी थी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। झुंझुनू में एक और पर्वतारोही है जिसका नाम थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, तो कई जगह वो भी प्रथम पर्वतारोही मिलती है साथियों, जो राजस्थान की प्रथम पर्वतारोही है माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली। तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें, थोड़ा जो उनका नाम है ध्यान से उतर रहा है, लेकिन निवेदिता चौधरी अधिकतर जगह मिलती है और यही आपका आंसर है 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न, प्रातः तारा या संध्या तारा किसे कहते हैं? बुध को, मंगल को, बृहस्पति को और शुक्र को। तो देखो, इनमें से तारा तो कोई भी नहीं है क्योंकि सारे तो ग्रह है, लेकिन फिर भी जो शुक्र ग्रह है साथियों, इसको प्रातः तारा या संध्या तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुबह मतलब प्रातः के समय या फिर शाम के समय भी आप इसको अपनी खुली आंखों से देख सकते हो शुक्र ग्रह को, इसलिए इसको प्रातः तारा या संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां प्रश्न है आपके, संकटापन स्पीशीजों के लिए कौन कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है, ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और इनके प्राकृतिक पर्यावासों को रक्षित करने की आवश्यकता है। तो भाई देखो, जो संकटापन स्पीशीज होते हैं, मतलब जो विलुप्त की कगार पर जो जीव जंतु है, इनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है, सही है। निकट भविष्य में ये विलुप्त भी हो सकते हैं, सही है। प्राकृतिक पर्यावासों को रक्षित करने की भी आवश्यकता है, सही है। लेकिन ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ये एक गलत कथन है साथियों। ये संकटापन्न स्पीशीजों के लिए सही नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही रहेगा। अब प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य जंतु क्रमशः हैं? खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा, खेजड़ी, मोर और बाघ, बबुल, गोडावण और शेर, आम, मोर और बाघ। तो देखो, राजस्थान के राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है, तो ये तीसरा और चौथा विकल्प तो गलत हो गया, खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, मोर नहीं है, तो फिर कौन सा विकल्प सही है? पहला। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, राजस्थान का राज्य जंतु चिंकारा है। ठीक है, विकल्प आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां क्वेश्चन आपके, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर आकाश नीला है, पृथ्वी पर पानी नीला दिखाई देता है, पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है और इनमें से सभी।
तो साथियों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर आकाश नीला है इसलिए नीला ग्रह कहते हैं, गलत है ये। उपरोक्त सभी भी गलत है। पृथ्वी पर पानी नीला दिखाई देता, दूसरी जगह भी नीला ही दिखाई देगा, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए आपके थर्ड विकल्प ही इसमें सही है। पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। थर्ड विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी माध्यमिक छात्रों के कौशल व तकनीकी विकास हेतु कब शुरू की गई? विकल्प देखिएगा, 2001, 2002, 2003 और 2004। तो 26वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ। देखो आईसीटी का मतलब क्या होता है बता रखा है आपको, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, हिंदी में इसका पूरा नाम है। तो जो माध्यमिक छात्र है, माध्यमिक स्तर के छात्र, उनके लिए ये साथियों 2004 में इस योजना का आरंभ किया गया था। 26वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है आपके। अगला प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। 27वां प्रश्न है आपके, श्रव्य दृश्य सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री है चार्ट, रेडियो, चलचित्र और वन भ्रमण। प्रक्षेपित सामग्री में कौन कौन सी आती है? चार्ट नहीं आता है, अप्रक्षेपित में आता है। रेडियो यहाँ पर देखो श्रव्य तो है लेकिन दृश्य श्रव्य नहीं है। वन भ्रमण नहीं आएगा। चलचित्र, साथियों चलचित्र का मतलब टेलीविज़न सिनेमा से लिया जाता है, जिसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो ये श्रव्य दृश्य के साथ साथ एक प्रक्षेपित सामग्री भी है, इसलिए थर्ड विकल्प 27 में सही है। आगे प्रश्न नंबर 28 आपके क्या पूछ रहा है? सामाजिक परिवर्तन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य होता है। बच्चों को जब भ्रमण पर ले जाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? मन बहलाव, विषय का स्पष्ट ज्ञान, शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना और इनमें से सभी। तो भ्रमण का उद्देश्य कभी भी मन बहलाव नहीं होता है, बल्कि विषय का स्पष्ट ज्ञान या फिर प्रत्यक्ष अनुभव है, वही भ्रमण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके सही है, सभी वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक का मार्गदर्शन तो बिना भ्रमण के भी मिल सकता है हमको, ठीक है। सेकंड विकल्प ही सही रहेगा दिए गए विकल्पों में से। अब देखेंगे सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन। देखो इसके बाद में आपके हिंदी का या साइकोलॉजी का टेस्ट आ जाएगा। आज तीनों ही टेस्ट सुबह ही आएंगे, शाम को नहीं आएंगे। ईवीएस का टेस्ट ही आ चुका है, हिंदी का आ जाएगा और फिर आपके साइकोलॉजी का भी सुबह ही आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु खेल विधि किस स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर और इनमें से सभी। देखो खेल विधि की बात की जाए तो खेल में रुचि सर्वाधिक छोटे बच्चों की होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होती है पर्यावरण अध्ययन में। पर्यावरण अध्ययन आपके प्राथमिक स्तर पर ही चलती है, उच्च स्तर पे ये विज्ञान, सामाजिक अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। तो प्रथम विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब अंतिम और 30वां प्रश्न। देखो किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कमेंट करके जाइए कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। देखो 30 और अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास करना, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और पर्यावरण का विकास करना। तो अच्छे अंक प्राप्त करना कभी भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय नहीं होता है। संकट पर विचार ही व्यक्त करने से काम नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी और सही कौशलों का विकास करना पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का अर्थ होता है। तो प्रथम विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। यह आपके पर्यावरण का पेपर नंबर 9 पूरा हो चुका है साथियों। तो 9 टेस्ट तो हम हल कर चुके हैं और लगभग 10 से 12 टेस्ट और आप एग्ज़ाम के पहले आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल शानदार पैटर्न पर आधारित। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।